अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, और अक्सर बच्चे जो है इससे डरते हैं टॉपिक से, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं, इसमें डेरिवेशन है, तो बच्चे इसको छोड़ देते हैं। लेकिन जहाँ पे फार्मूलाज हो, जहाँ पे डेरिवेशन हो, उसके सॉलिड मार्क्स होते हैं, मतलब हाई स्कोरिंग है। अगर आप लोग सही करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, उसमें अगर कोई पॉइंट मिस करेंगे तो मार्क्स जा सकते हैं, लेकिन इसमें अगर इसको आपने सही डिराइव कर लिया तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आइए सीखते हैं, इसका जो डेरिवेशन है वो भी सीखेंगे। पहले टॉपिक जो है हमारा है कौन सा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है, कॉलिगेटिव का मतलब है कलेक्टिव, कॉलिगेटिव का मतलब है कलेक्टिव, मतलब मजमुआ। क्या? मजमुआ। डिफाइन कैसे करेंगे? Those properties of solutions of which depends upon number of solute particle and not on their nature is called colligative property। colligative properties वो properties है जो डिपेंड करती है किस चीज पे? नंबर ऑफ सल्यूट पे। सल्यूट पोलर है, नॉन पोलर है, सल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि किस चीज पे डिपेंड? सल्यूट के नंबर पे। सल्यूट अगर ज्यादा है या कम है उस चीज पे डिपेंडेंट है, तो उन प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सल्यूट। जो नंबर ऑफ सल्यूट के नंबर पे डिपेंड कर ले, उसके नेचर पे डिपेंड ना करे, तो उन प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ एमसीक्यूज है, गौर से जो है देख ले और सीख भी ले और नोट कर ले लाजमी। These are properties of solutions। और ये किसकी प्रॉपर्टीज है? सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज है, क्योंकि हम टॉप पे अगर आप लोग देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, तो ये प्रॉपर्टीज रिलेटेड है टू सोल्यूशन, मतलब सल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों जब मिलेंगे तो तब ये अप्लाई होती है। ये प्रॉपर्टीज आप तब स्टडी कर सकते, सल्यूट के लिए नहीं कर सकते, सॉल्वेंट के लिए नहीं कर सकते। दूसरा, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा देखिए, ये उन सॉल्यूशंस के लिए है जिसमें सॉल्यूट वो क्या हो? वो नॉन वोलेटाइल हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। नॉन वोलेटाइल एक है वोलेटाइल वेपर्स में कन्वर्ट होने वाला, नॉन वोलेटाइल मतलब जो नहीं होता या जो बहुत मुश्किल से होता है कन्वर्ट, तो वो नॉन वोलेटाइल होगा। दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिससे आप बिजली पास, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, या वो सब्सटेंसेस जिससे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो प्लस माइनस आयंस में कन्वर्ट होते हैं, जिस तरह NaCl है। तो Na अगर इसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो ये Na अलग, Na पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज, तो जिन जिन में आयंस बनते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो याद, आप लोग को याद होना चाहिए कि उन सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज है जिसका सल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सल्यूट हो, तो उन सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज है। अब ये डिपेंड करती है किस चीज पे? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें चेंज भी आएगा, और मतलब टेम्परेचर कम या ज्यादा करेंगे तो इसमें चेंज आएगा, वरना नहीं आता चेंज। इसके साथ साथ टेम्परेचर पे प्लस सल्यूट के कंसेंट्रेशन पे। सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अगर ज्यादा है तो चेंज भी ज्यादा, अगर सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कम है तो चेंज भी कम आएगा। तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे प्लस क्वांटिटी ऑफ सल्यूट पे। नंबर दूसरा, इंडिपेंडेंट, किस चीज पे डिपेंड नहीं करते ये? तो दीज प्रॉपर्टीज और इंडिपेंडेंट, नेचर एंड टाइप ऑफ सल्यूट। सल्यूट किस नेचर का है, प्लस वो जो है किस टाइप का है, वो किस किस्म का है, तो इस चीज पे डिपेंड, सल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर मोस्टली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये प्रॉपर्टी जो है ज्यादातर हम स्टडी करते हैं किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, या वैलिड है ये प्रॉपर्टीज जो है, या ये प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं कौन से सॉल्यूट के लिए? मोस्टली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डाइल्यूट हो तो ये प्रॉपर्टी जो है तब उस केस में एप्लीकेबल हो जाती है। और ये डिपेंडेंट है किस चीज पे? सॉल्वेंट नेचर। सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेंगे, सॉल्वेंट ज्यादा वोलेटाइल है, कम वोलेटाइल है, उस चीज पे भी डिपेंड करेंगे। अच्छा, also depends upon ratio of solute to solvent। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट हो तो चेंज इसमें ज्यादा आएगा, अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा हो एज कंपेयर टू सॉल्यूट हो तो फिर चेंज जो है वो कम आएगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि सॉल्यूट के क्वांटिटी के साथ इसका कौन सा रिलेशन है?
वो सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो चेंज भी कम आएगा, अगर सोल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो फिर चेंज इसमें ज्यादा आएगा। तो आप लोग को ये याद होना चाहिए। नोट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हेल्प्स टू फाइंड, अच्छा ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एमकेट, ईकेट और एनईडी में आ सकते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हेल्प टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास इज अब अननोन सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल मेरे पास सॉल्यूट मौजूद हो, वो मुझे नहीं पता कि कौन सा सॉल्यूट है या उसका मोलर मास क्या है, तो मैं क्या कर लूंगा, उसका मोलर मॉलिक्यूलर मास मैं मालूम कर सकता हूं इन प्रॉपर्टीज से। ये प्रॉपर्टीज इसके कुछ एग्जांपल है, तो हर एक से हम जो है सॉल्यूट, अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, कौन सा मास है, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा M2 को आप लोगों ने याद रखना है, M2 मॉलिक्यूलर मास, और 2 का मतलब कि सॉल्यूट, अगर M1 आया तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये पॉइंट मैंने यहीं से बता दिया कि M2 रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स क्या है, तो अगर इनकेस आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसको यहां तक लिख लेंगे, अगर लॉन्ग में आ जाए या पूछ ले कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो आप लोगों ने फिर उस हिसाब से एक्सप्लेन करना है। आपका ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उसके चंद एग्जांपल्स दे दे। तो एग्जांपल जिसके है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। वेपर प्रेशर कल के लेक्चर में भी हुआ है, वेपर प्रेशर चैप्टर नंबर 5 में भी इंतहाई डिटेल में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब हम क्या करते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन इट्स फेवर लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो एक्सर्ट करते हैं कौन, वेपर्स, किस चीज के ऊपर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर, इट गिवन टेम्परेचर या एट इक्विलिब्रियम, तो उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। इक्विलिब्रियम जब हासिल हो जाए उस टाइम लिक्विड के सरफेस के ऊपर इसके वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। तो अगर हम किसी सॉल्वेंट में, पानी है इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो पानी का जो पहला वेपर प्रेशर था ना वो कम हो जाएगा, सोल्यूशन बनने के बाद आपका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब कि वेपर प्रेशर में डिक्रीज है ना। दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अगर पानी का 100 है ना, तो इसमें अगर मैंने कोई नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड कर दिया तो फिर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 100 नहीं होगा, बल्कि ये 101, 102, 103 ऐसे आएगा। तो आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अब डिप्रेशन इन फ्री, अब अच्छा इसके आपने एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज लोअर वेपर प्रेशर, या किसका वेपर प्रेशर हाई है या किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है किसका। तो आप लोगों ने देखना होगा कि एक जो है प्योर सॉल्वेंट होगा, दूसरा होगा कि वोलेटाइल सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल, और तीसरा होगा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो आप लोगों ने देखना होगा, दिमाग को आप लोग तब इस्तेमाल करेंगे। सेम इसका भी एमसीक्यूज बन सकता है। डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पानी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन मैं अगर इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा तो ये 0 से और भी कम हो जाएगा, -2, -3, -4। ये पॉइंट मैं यही पे बता दूं, अगेन अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि जो लोग मरी जाते हैं ना, या जो मतलब जो हिली एरियाज है, स्पेशली दिसंबर में आप लोग जाते हैं, बर्फबारी के दौरान आप लोग जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, या तो रेडिएटर से पानी मुकम्मल निकाल लेते हैं ताकि ये पानी इसके अंदर जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट, आइस ना बने, मतलब रेडिएटर को वो करते हैं, बर्स्ट कर लेते हैं, या तो पानी निकाल लेते हैं। लेकिन जो वो कार्स है, बास लोग ऐसे कर लेते हैं कि वो ऐसा कोई चीज इसमें ऐड कर लेते हैं नॉन वोलेटाइल, ताकि इसका जो वो है ना फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब पानी का जो पॉइंट है जमने का, उसको डिक्रीज करते हैं 0 से उसको -3, -5 पे लेकर आते हैं। अब मरी में टेम्परेचर -2 वो होगा या -3 ऐसे, लेकिन आपने जो वेपर प्रेशर, आपने जो सॉल्यूशन बनाया है ना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है -5। तो एक तो ये कि रेडिएटर से पानी निकाल ले, दूसरा हल उसका ये है कि क्या कर ले, उसमें कोई ऐसा चीज ऐड कर ले ताकि फ्रीजिंग पॉइंट 0 से -5, -6, -10 हो जाए। तो फिर वो मरी में वो किसी भी टेम्परेचर पे वो जो है आपके रेडिएटर के अंदर पानी आइस बर्फ में कन्वर्ट नहीं होता। दूसरा ये कि बाद लोग ना जब जो हिली एरियाज में चीजें बनाते हैं, कोई चीज पकाते हैं,
तो वो क्या करते हैं, वो इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो वो उसको ऐड करने के साथ क्या हो जाता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। जब बढ़ेगा तो वो आपका जो हीट है ना, वो आप जो चीज पका रहे उसको मिलेगा। तो ये जो है इसकी एप्लीकेशन है, आपसे पूछ सकते हैं। चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। आइए इसको वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर पहला कौन सा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब कि वेपर प्रेशर में डिक्रीज आना, उसमें डिडक्शन होना। वेपर प्रेशर, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो इतने डिटेल में दोबारा जाने की जरूरत नहीं कि जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन जो है, जो सॉल्यूशन बन गया है, वो आप उसके उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। तो इस रिडक्शन को, इस डिक्रीज को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर में डिक्रीज आना कब, solution due to the presence of non-volatile solute is known as lowering of vapor pressure. Yeah, the decrease in escaping tendency of solvent due to adding of non-volatile non-volatile solute को ऐड करना सॉल्वेंट में। जब वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो नॉर्मल से डिक्रीज हो जाता है, या इसकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, वेपर्स में कन्वर्ट करने होने की जो सलाहियत है, वो जो है वो टेंडेंसी, उसमें डिडक्शन, वो डिक्रीज हो जाती है। तो उस डिक्रीज को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये आप लोग के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम डिनोट करते हैं, कभी कभी आपके एमसीक्यूज में आ जाता है। इट इज डिनोटेड बाय डेल पी। प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, और डेल का मतलब कि इसमें चेंज आना, डेल का मतलब चेंज, लोअर होना, डिक्रीज आना, इसलिए तो इसको हम डेल पी से डिनोट करते हैं। अच्छा, हमने पढ़ लिया कि ये जो क्या है, जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये अननोन, मतलब कि सॉल्यूट के, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मास को, मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने में ये प्रॉपर्टीज मदद देती है। मतलब कि ये जो लोअरिंग वेपर प्रेशर है, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो आपके जो जितने भी है ना, इस सब से आप जो है M2 मालूम कर सकते हैं। तो कैसे, मैं वो बता रहा हूं, और आप लोगों ने गौर से देखना है कि जो कौन सा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, आप लोगों ने इसको कहाँ से स्टार्ट लेना है, कल वाले लेक्चर गौर से सुन ले। वो जो है अगर आप लोगों ने सुना नहीं है तो वो सही से कवर कर ले तो आ जाए। उसका ना राउट्स लॉ का जो दूसरा फॉर्म है, राउट्स लॉ का दूसरा फॉर्म क्या था, ये डेराइवेशन, मतलब हम ये कैसे डेराइव करेंगे, M2 हम कैसे मालूम करेंगे। तो फ्रॉम सेकंड फॉर्म ऑफ राउट्स लॉ, राउट्स लॉ के सेकंड फॉर्म का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वही डेल P बराबर है P0 x2। ये आप लोगों ने यहां से स्टार्ट लेना होगा। जब आपको ये पता हो तो आगे इंतहाई आसान है। अब हमें ये भी पता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हम ये पढ़ चुके थे कि मोल फ्रैक्शन जो है वो बराबर है, अगर किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम मालूम करना चाहते हैं तो उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 10 है, 20 है, 40 है, जितने भी है उसको डिवाइड कर ले। तो अब x2 m2 जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, x2 जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो आप लोग को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 तो ये सॉल्यूट का होगा, 1 कहीं पे भी आए तो ये सॉल्वेंट का होगा। तो डेल P बराबर है P0 x2 का इक्वल है। इसके बाद x2 की बजाय मैं लिख लूंगा मोल फ्रैक्शन का जो मैथमेटिकल फॉर्म है जो मैंने डिराइव किया था, कि ये जो हमारा x2 है ना, x2 ये बराबर है, अच्छा ये किस चीज का इक्वल हो जाएगा, इस P0 को मैं यहां ट्रांसफर कर लूंगा, P0 को मैं यहां ट्रांसफर कर लूंगा। तो डेल P डिवाइडेड बाय P मेरे पास इक्वल हो जाएगा x2 का। ये राउट्स लॉ का कौन सा फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म था, जबकि ये राउट्स लॉ का तीसरा फॉर्म था। अगर आप यहां से स्टार्ट लेना चाहते तो यहां से ले ले, अगर यहां से कंफ्यूजन है आपको तो आप यहां से ले ले, लेकिन आप ना स्टार्ट बेहतर है कि यही से ले ले। ये उसका दूसरा फॉर्म था कि डेल P बराबर है P0 x2 का इक्वल है। फिर P0 तो मैं इस साइड पे लाऊंगा तो P0 डेल P डिवाइडेड बाय P0, और कहां से आया ये, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू x2। तो उन्होंने बताया था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का इक्वल है। फिर मैंने अभी बता दिया कि ये x2 जो है ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का। किस चीज का है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट्स
मोल फ्रैक्शन। अब वो ये किस चीज के इक्वल है, x2 बराबर है n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 कंपोनेंट आ गए तो आप लोगों ने लिखना है कि x2 बराबर है n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n10 तक, जो है मतलब अप टू n10 जितने भी है, कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो x2 बराबर है n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 का इक्वल है। इसके बाद मैं क्या कर लूंगा, इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लूंगा, मतलब x2 की बजाय मैं ये वाली वैल्यू वहां पे मैं पुट कर लूंगा। तो ये आया बिल्कुल सेम, ये बिल्कुल सेम आया, जबकि जो x2 था मेरा, x2 की बजाय मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पे कोई, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद क्या है कि हम पढ़ चुके थे कि ये हम डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ये प्रॉपर्टीज अक्सर स्टडी करते हैं। कौन से सोल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। तो डाइल्यूट सोल्यूशन में सोल्यूट का कंसंट्रेशन वो इंतहाई कम होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। एज यहाँ तक तो क्लियर था, एज द सोल्यूशन इज डाइल्यूट, चूंकि सोल्यूशन डाइल्यूट है तो ये जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है वो मच ग्रेटर है, ये डबल, ये ग्रेटर का सिंबल है ना। अगर यहाँ पे मैंने यू कर दिया तो इसका मतलब कि काफी ज्यादा है, n1 का कंसंट्रेशन n2 से काफी ज्यादा है। तो जब काफी ज्यादा है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर आप नीचे n2 लिख ले या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर फर्क ही नहीं पड़ रहा तो मैं इसको इग्नोर कर लूंगा, इसको मैं यहाँ से एलिमिनेट कर लूंगा ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो चूंकि इसकी क्वांटिटी ये बहुत कम अमाउंट में मौजूद है तो ये डिनोमिनेटर में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको इग्नोर कर लूंगा। तो जब मैंने इग्नोर कर दिया तो डेल पी डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल हो जाएगा n2 डिवाइडेड बाई n1 का इक्वल हो जाएगा। तो ये मैंने कर दिया है। अब हमें पता है n2 जो है n, स्मॉल n डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल को, तो ये नंबर ऑफ मोल जब सॉल्यूट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब आप लोग अगर कॉमन सेंस को इस्तेमाल करेंगे, क्लास 9 का बिल्कुल पहला फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल बराबर है किस चीज के, मास डिवाइडेड बाय गिवन मास, या जो है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये तो इंतहाई आसान है, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं होना चाहिए। तो इनटू मास एब्सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ मास या मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट, n1 बराबर है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो याद रख ले, यहाँ मास को मैं वेट कंसीडर कर लूंगा या उसको मैं कैपिटल, उसको मैं W से डिनोट कर लूंगा मास ऑफ द सॉल्यूट को, और मोलर मास को मैं कैपिटल M से डिनोट कर लूंगा। सही है। इसी तरह इसका W1 और W2 हो जाएगा। ऊपर जो है मतलब कि वेट को W1 W2 से और मॉलिक्यूलर मास को M1 और M2 से डिनोट कर लेंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये N1 बराबर है W1 डिवाइड बाय M1 का कहां से आया, क्लास 9 का बिल्कुल पहला आप लोग का इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बराबर है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर है वेट ऑफ द सॉल्यूट या मास गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब यही वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में पुट कर लूंगा, क्योंकि N2 है ऊपर तो मैं W2 डिवाइड बाय M2 इसको मैं पहले लगा दूंगा ऊपर, मसला नहीं होना चाहिए, इंतहाई आसान है, प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। नीचे क्या था, N1 था तो मैं W1 डिवाइड बाय M1 लगा दूंगा। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद यही डेल P डिवाइड बाय P नॉट जो है मैंने वो लगा दिया और इक्वेशन को मैंने अरेंज कर दिया स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोग अरेंज करना चाहते हैं, आपका जो ये है ये वाला आपका ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका ये वाला जो है ये नीचे आ जाएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब मैंने सिर्फ इस इक्वेशन को अरेंज कर दिया कि डेल पी डिवाइड बाई पी नॉट आपका इक्वल हो जाएगा W2 डिवाइडेड बाय M1, M1 आपका इधर आ जाएगा और आपका W1 डिवाइड बाय M2 ये आ जाएगा। इसके बाद क्या है आपका ये, यहाँ से भी आप जो है मॉलिक्यूलर मास को डिराइव कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट आप इस इक्वेशन से भी डिराइव, मतलब M2 आप सॉल्यूट के आप यहां से भी डिराइव कर सकते हैं। अगर आप इसको अरेंज करना चाहते हैं तो भी सीख ले। देखें मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूं, तो डेल P W1 और M2 आया, फिर P नॉट W2 और M1 आया। अब मैंने मालूम क्या करना है, मैंने चूंकि किसको मालूम करना है, M2 को मैंने मालूम करना है इसको। जब मैं इसको मालूम करूंगा तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों आपके डिवाइड में
आ जाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा गौर से आप लोग जो है सुन ले। अगर एक दफा कवर नहीं हुआ तो दूसरी बार तीसरी बार जो है सुन ले, ताकि आप लोग का ये कवर हो जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एमकेट के एमसीक्यूज आपके इससे आ सकते हैं, आपके न्यूमेरिकल्स बोर्ड के इस पे आ सकते हैं कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, ये आप ये मालूम कर ले, या ये का सारे गिवन होंगे ये मालूम कर ले, सारे गिवन है ये मालूम कर ले। तो आप लोग इसका करेंगे प्रैक्टिस। अच्छा, अब वो M2 जो है आप कैसे मालूम करेंगे? M2 मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का है, तो आप वो इस इक्वेशन से मालूम कर लेंगे। तो आप लोगों ने स्टार्ट में पढ़ लिया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी है उससे हम सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को मालूम कर सकते हैं। इसके बाद ये जो वेपर प्रेशर है इसमें डिक्रीज क्यों आता है? हमने पढ़ लिया कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अब इसमें डिक्रीज क्यों आता है? तो आप लोग जो है मैंने दो टोक अल्फाज में लिख दिए, आप लोग अगर थोड़ा सा लॉन्ग आया तो मतलब एक दो लाइनें आप लोग मजीद ऐड कर लें। तो देखिए, अगर मैं लूंगा ना पहले फॉर एग्जांपल कोई कंटेनर में मैंने रख दिया पानी, तो सरफेस पे सारे पानी के मॉलिक्यूल पाएंगे आपको मिलेंगे, लेकिन फिर मैंने क्या कर दिया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी मैंने ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा, जो सोल्यूशन मैंने बना दिया सरफेस पे मुझे सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे, पानी के पार्टिकल नहीं होंगे, बल्कि पानी के साथ साथ वो पार्टिकल भी होंगे जो मैंने इसके साथ ऐड किए हैं, जो मैंने इसमें डिसॉल्व किए हैं। जब वो भी सरफेस पे है तो मतलब सॉल्वेंट में सरफेस पे सारे मतलब 1000 मॉलिक्यूल सरफेस पे थे। अब जो मैंने सोल्यूशन बना दिया तो 1000 की बजाय वो 700 800 मौजूद है। तो अब उस 1000 के 1000 वहां कन्वर्ट होंगे वेपर्स में, या मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट में कन्वर्ट होंगे प्योर। अब यहाँ जो है सरफेस पे जो चूंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है वो तो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, तो वो भी जगह घेर रहा है। अब चूंकि वहां 1000 में से अगर 700 इवापोरेट हो रहे, तो आप कॉमन सेंस को इस्तेमाल कर ले, आपके इस 700 में से कितने होंगे? तो यहाँ पे 600 या 550 या 500 इवापोरेट होंगे कि नहीं होंगे? तो वहां पे 700 इवापोरेट हो रहे, यहाँ पे 550 इवापोरेट हो रहे। तो जब वो जहां से इवापोरेशन ज्यादा है वहां से प्रेशर भी ज्यादा होगा, यहाँ से इवापोरेशन कम है तो यहाँ से प्रेशर भी कम। तो देखे वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस, मतलब कि जो सॉल्यूशन हमने तैयार कर दिए 3 दफा मैंने बता दिया, विल बी लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उससे कम होगा, बिकॉज और दिस इज बिकॉज सम सॉल्यूट मॉलिक्यूल विल आल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस, सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी सरफेस पे होंगे। Hence, less molecule will evaporate and lower will be the pressure exerted by vapors. तो प्रेशर जो है कम से कम प्रेशर वेपर्स कम से कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। देखिए यहाँ सरफेस पे सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है। तो जब ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन मैंने बनाया है, तो जब सॉल्वेंट तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट जो है इवापोरेट होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने मॉलिक्यूल इवापोरेट हो गए, और यहाँ पे चूंकि सरफेस पे और भी मॉलिक्यूल है, सिर्फ तो सॉल्वेंट नहीं है, तो इस वजह से कम मॉलिक्यूल जो है वो इवापोरेट होंगे। जब कम मॉलिक्यूल इवापोरेट होंगे तो कम प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होता है। तो ये जो है लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर, ये अगर पेपर में आ जाए तो आप लोगों ने इसका क्या करना है, बनाना है डायग्राम। बाकी इसका प्रैक्टिस कर ले, इसका खुद से डेटा बना ले और इसका खूब प्रैक्टिस कर ले। आपके पेपर में भी आ सकता है और आपके एमकेट में इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो सही से तैयार कर ले। अल्लाह हाफिज।